हेलो हाय एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत करती हूं। काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पाई, सो वेरी सॉरी फॉर दैट। तो आज मेरा टॉपिक होगा लास्ट क्लास में हमने केंद्रीय मंत्रिपरिषद परिषद के बारे में डिस्कस किया था। तो इसके आगे हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान का। तो just we have to always remember in some important fact about the parliamentary system. सपोज दैट पार्लियामेंट जो है यानी संसद जो है वो कितने भागों से मिलकर बनी है, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, तो जस्ट वी हैव टू नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बिना देर के हुए जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो एक तरीके से सबसे पहले अगर बात करें तो केंद्रीय सरकार का महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रीय सरकार का एक विधायी भाग होता है संसद। और संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का एक वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो जब हम भारतीय लोकतांत्रिक सिस्टम की बात करते हैं तो जो पार्लियामेंट है वो एक विशिष्ट भूमिका होती है और एक सेंटर स्थान रखती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट संविधान के 5वें भाग में इसको रखा गया है, यानी संविधान के 5वें भाग में इसको रखा गया है। और अनुच्छेद 79 से लेकर अगर हम बात करें तो 79 यानी 79 से लेकर 122 अनुच्छेद तक, ठीक है। इफ़ यू आई थिंक दिस इज़ नॉट विजिबल, ओके इट्स ओके। यानी अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 अनुच्छेद तक संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस किया गया है संविधान में। तो जिसमें संसद के गठन, स्ट्रक्चर, अवधि, विशेषाधिकार, प्रक्रिया, अन्य अधिकारियों के प्रक्रिया और विशेषाधिकार आदि इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। शक्ति के बारे में, विशेषाधिकार यानी जो पार्लियामेंट के जो सदस्य उनके विशेषाधिकार क्या हैं, अधिकारियों के बारे में, या फिर जो प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, अवधि कितनी होगी, संरक्षण कैसा है, सरकार के संसद के जो गठन की बात की गई है वो अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक इसका मेंशन किया गया है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। अब अगर हम बात करें संसद का गठन, तो संसद का गठन अनुच्छेद 79 में इसका मेंशन है, यानी 79 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संसद की संरचना यानी संसद जो है 3 भागों से मिलकर बनी होगी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। इसमें संगठन की संरचना की बात की गई है। तो अगर हम बात करें तो 1954 से पहले राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था और जो लोकसभा है उसको जनता का सदन के नाम से जाना जाता था। ये बात याद रखनी है कि 1954 में पहली बार जो है राज्यसभा को, पहले इसको क्या कहते थे, यानी राज्य परिषद को राज्यसभा नाम से शब्द से अपनाया गया और जनता का सदन को लोकसभा के नाम से अपनाया गया, ठीक है। ये बात याद रखनी है। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा में जो है राज्य और संघों के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि लोकसभा संपूर्ण भारत में संपूर्ण रूप से भारत के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती है। हालांकि जैसे अगर हम बात करें कि जब हम सदन की बात करते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, तो अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग होता है, ना कि संसद का सदस्य। ये हमेशा बात याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है, वो क्या होता है, वो एक अभिन्न भाग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा से पारित होता है तो वो कानून का रूप तभी लेती है जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, यानी वो तभी कानून कहलाया जाएगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति जो है एक अभिन्न भाग हुआ। तो ये बात याद रखना है। हालांकि उसके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य भी होते हैं राष्ट्रपति के, जैसे कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्राहुत करते हैं और सत्रावसान को घोषित करते हैं, लोकसभा को विघटित भी करते हैं, तो यह संसद जब चल नहीं रही होती उस समय जो है अध्यादेश को भी लाते हैं। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं राष्ट्रपति के, याद रखना है हमेशा। और देखिए, हम बात करें तो जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन की पद्धति पे बेस्ड है, ठीक। यानी जो ब्रिटेन की जो उच्च सदन है, जो निम्न सदन है, वहाँ के किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रिटेन के जो जैसे वहाँ का राजा है जो वो ताज की तरह होता है, जिस तरीके से अपने वहाँ राष्ट्रपति जो है वो संसद का ताज की तरह होता है, उस तरीके से ब्रिटेन में वहाँ का जो राजा है वो संसद में ताज की तरह होता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड वहाँ का उच्च सदन होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ का निम्न सदन होता है। लेकिन हम जब अमेरिका की बात करते हैं तो जस्ट इसके अपोजिट होता है, क्योंकि अमेरिका में जो है राष्ट्रीय पद्धति अपनाई जाती है
और वहाँ पे जो है जो राष्ट्रपति होता है वो वहाँ की यानी जो विधायिका है, जो कांग्रेस है, वहाँ की विधायिका पार्लियामेंट को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। वो राष्ट्रपति है वो उस कांग्रेस का नहीं, पार्लियामेंट का बहुत यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है, और ये याद रखना है। और वहाँ पे जो सीनेट है वहाँ का उच्च सदन है, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो निम्न सदन वहाँ का होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए एक चीज़ और याद रखना है कि जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट संसदीय पद्धति के बारे में, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो जो लेजिस्लेटिव यानी जो विधायी और जो एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यकारी अंग होते हैं, दोनों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। लेकिन जब हम अध्यक्षीय प्रणाली की बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति पद्धति की बात करते हैं, तो उसमें यानी उसमें जो है विधायी और जो कार्यकारी जो भाग होते हैं उनके अलग अलग कार्यों पर जोर दिया जाता है। ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंट है इसको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। देखिए तो आगे हम बात करते हैं कि राज्यसभा का गठन के बारे में। तो राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? 80 अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। तो राज्यसभा में कितनी सीटों की संख्या निर्धारित की गई है? 250 संख्या निर्धारित की गई है। तो राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा भारत में संघीय व्यवस्था का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इसमें जो है राज्यों के प्रतिनिधित्व इसमें होते हैं, और क्योंकि राज्यसभा में सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व होते हैं, इसलिए इसको एक संघीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। अच्छा, राज्यसभा के जो सीटों का जो आवंटन है उसकी जनसंख्या के आधार पे किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि यूपी की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो यूपी की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो 30 सीटें निर्धारित हैं, जो कि सभी ऑल राज्यों से सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप हर राज्यों की जो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, उनकी संख्या के आधार पर जो निर्धारित किया गया है उसको आप याद रख सकते हैं, इसकी लिस्ट को, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बनते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए कभी ना कभी क्वेश्चन आ जाता है। यूपी में 30 संख्या, इस तरीके से अगर हम आंध्र प्रदेश में बात करें तो शायद 11 सीट हैं, इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं। तो आप इसकी लिस्ट पे जा कर के अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे 250 संख्या जो राज्यसभा में निर्धारित की गई है, 250 संख्या राज्यसभा में निर्धारित की गई है, तो जिसमें से जो 238 संख्या है, 238 वो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। और इसमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कला हो गया, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्रों से या खेल, ऐसे क्षेत्रों से जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 12 सदस्य। जैसे अभी हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो इसमें सोनल मानसिंह जो है कला क्षेत्र से हैं, रूपा गांगुली जो है ये भी कला क्षेत्र से हैं। तो ऐसे कुछ हैं, इसको और पढ़ सकते हैं कि ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्षेत्र, ये कला के क्षेत्र से नियुक्त किए जाते हैं इस तरीके से। और ये तो 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। बाकी जो 238 सदस्य हैं वो राज्य और यूटीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर हम बात करते हैं लोकसभा में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में यानी 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है, जिसमें अधिकतम सीटों का निर्धारण इसमें कितने किया गया है? 552, यानी अधिकतम जो संख्या है वो 552 निर्धारित की गई है। जिसमें से अगर हम बात करते हैं लोकसभा में, तो जो 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और जो 20 जो है वो संघों के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसमें 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। वो 104वें संविधान संशोधन यानी 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं। तो आई होप ये इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। फिर इसी टॉपिक पे आगे हम बनाने की नेक्स्ट आगे क्लास लाने की कोशिश करेंगे, इसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर। सो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे। नमस्कार सभी को।